कम्युनिस्ट की बात कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो हमारे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक ही रोल होता है, उसका उद्देश्य खाली यहाँ पर सरकार बनाना नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य होता है पूरे देश पर कब्जा कर लेना। सरकार बनाना उद्देश्य नहीं होता कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्टों का, मुसलमानों का उद्देश्य यह नहीं होता है कि हम सरकार बना लें। उनका उद्देश्य यही होता है, मुसलमानों का उद्देश्य होता है हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दें, और कम्युनिस्टों का उद्देश्य होता है इसको हम कम्युनिस्ट राष्ट्र बना दें। मैं उसी के अंतर्गत ही जा रहा हूँ। आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा, हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट थे वे सब फॉरेन फंडेड थे, जो रशिया के एक तरफ से आ रहा था। तो रशिया ने कम्युनिस्टों की जो हमारे जो एक वर्ग था पढ़ाई करने के लिए, भी लोग रशिया जाके कम्युनिज्म सीख के यहाँ पे आते थे, मुझे पता है। कोशिश हाँ, तो वहाँ कम्युनिस्ट अब अपने यहाँ शिक्षा देते हैं, शिक्षा दे करके शिक्षित करके भेजते हैं कि जाओ अब कम्युनिज्म को फैलाओ अपने देश में जाके, और वहाँ सब भारत अभी भी फॉरेन फंडिंग होती है, ऐसा थोड़ी है कभी फॉरेन फंडिंग नहीं हो रही है। अभी भी फॉरेन फंडिंग हो रही है, अभी भी चीन से पैसे आते हैं, रसिया से पैसे आते हैं। हाँ, कम्युनिस्ट देशों से अभी भी पैसे आते हैं। उसी तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री से भी, पूंजीवादी देश जो हैं, अमेरिका वगैरह से, ब्रिटेन से, इन सब से भी पैसे आते हैं। मैं उसी के तो हर कोई अपने अपने एजेंडा में लगा हुआ है, लगा रहेगा। नहीं, मैं उसी के अंतर्गत जा रहा हूँ जहाँ पे इतिहास के एक बड़ा क्लू है। हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो हम सोवियत संघ के बहुत करीब हो गए। तो एक बहुत बड़ा क्लू ये है कि हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, क्योंकि रशिया एक ब्रिटेन के, इसमें आप हम किसको कहते हैं? हम आप किसको कह रहे हैं? हम सब से किसको कह रहे हैं? हम आप मतलब आजाद भारत के बाद जब नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी, नेहरू जो था ना वह कम्युनिस्ट के दिमाग का था। नेहरू नेहरू जो था वो चीन से मिला हुआ था, नेहरू जो था वो सोवियत संघ से मिला हुआ था, और नेहरू उसी के अंदर ही जो है हुआ। तो नेहरू करीब चला गया था कि पूरा भारत नहीं चला गया था। नहीं, मैं उसी के अंतर्गत बात कर रहा हूँ, क्योंकि वे सोवियत संघ के एक बहुत करीबी माना जाते हैं। सोवियत भी एक चीन के करीबी रिश्तेदार है, आपको पता है। हाँ, बहुत समय से एक रिश्तेदार रहे, इसीलिए दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है ना। हाँ, इसीलिए कभी नेहरू ने चीन को इतना विरोध नहीं किया। तो चीन का विरोध क्यों करेगा? चीन अगर पूरा देश भी हड़प लेता तो नेहरू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कम्युनिस्ट देश का एक वो बन जाता तो उसको तो और अच्छा हो जाता, चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ता। तो हमारे एक फॉरेन पॉलिसी वही रही है। उस समय के अंदर ही एक सोवियत संघ के बहुत इन्फ्लुएंस रहा है हमारे देश में। तो मैं एक स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ, जो भी एक महत्वाकांक्षा रखते थे उस समय पे। एक और व्यक्ति जो आए, सावरकर विचारधारा के लोग आए। तो मैं एक ये बनाने की कोशिश की, भाई सभी लोग अपने अपने एक स्टेक होल्डर बना रहे हैं। उस समय मास्टर तारा सिंह आपने सुना होगा ना। वो पंजाब अपने एक अलग देश बनाने की एक मांग रखे थे माउंट बैटन के तरफ से। तो इसी के तहत तो ये सावरकर ने भी सोचा, भाई सब लोग अपने अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, तो उनके एक अलग विचारधारा रही थी उस समय। तो इस तरीके से हमें अलग अलग एक कैरेक्टर को हमें देखना पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या हुआ। तो देश जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान और हमारे ये हुआ, क्योंकि इस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप परमानेंटली हो गया यहाँ पे भारत के देश में, क्योंकि बांग्लादेश अलग बना, पाकिस्तान अलग बना। तो बांग्लादेश में नहीं बना था, उसमें पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश तो 1971 में बना है। हाँ, 1971 में बना है, किंतु वो पहले एक 1800s में ही शायद बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंस मिला होगा उस समय पे। बाद में वो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान करके एक स्वीकार का। नहीं, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। इंडिपेंडेंट बांग्लादेश नहीं हुआ था पहले। नहीं, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान स्वीकार किया उन्होंने बाद में। ठीक है, वो विषयांतर हो जाएगा। मैं
मुस्लिम लीडरशिप के बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पे जो एक सपना था उनके, भारत के पहले प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा, क्योंकि उनके बहुत बड़ी जनसंख्या एक विभाजित हो गई, दो देश में बट गए। तो एक मुस्लिम के समाज में यह हुआ कि उन्होंने लीडरशिप खो दी अपने बलबूते पे सरकार बनाने के लिए। तो इसके इफेक्ट हमारे लॉ पर भी एक देखा गया कि जहाँ पे मुस्लिम लीडरशिप जो भी लेते हैं वे सब एक लेफ्ट लिबरल, अक्सर देखा गया कि वे लोग मुसलमान के बहुत बड़ी एक हमदर्द बन के कोशिश करेंगे वोट पाने के लिए। तो एक वोट बैंक रूप से वे लोग कन्वर्ट हो गए। तो मुस्लिम अपने एक ये रखने के लिए जो अपने ये जो लेफ्ट लिबरल थे ये पाकिस्तान में कहाँ गए? नहीं, वो अलग देश बना उनका, वो एक जो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के लेफ्ट लिबरल कहाँ हैं? नहीं, उनके एक जो भी एक एम्बिशन था वो तो बन गया ना। पाकिस्तान में भी कुछ है पर उतना नहीं है मजबूत है, क्योंकि मिलिट्री टेक ओवर कर गए वहाँ पे। पाकिस्तान में कहाँ? वहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्री है वहाँ जरा लेफ्ट लिबरल जरा जाकर दिखलाएं अपना, सब इनको मार मार के घूस भर देंगे सब। ये लेफ्ट लिबरल वहीं रहते हैं, वहीं ये लेफ्ट लिबरल रहते हैं जहाँ पर इनको लोग बर्दाश्त करते हैं, इनकी बकवासों को, इनके कुतर्कों को जहाँ लोग बर्दाश्त करते हैं वहीं पर ये अपना भाषण झाड़ते हैं। नहीं, वो मैं उसी के अंतर्गत जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो भी एक मुस्लिम नेतृत्व लेते हैं वे सब लेफ्ट लिबरल ही लेते हैं। मुस्लिम खुद अगर वो इसी आजकल आए वो इसी टाइप कैरेक्टर जो भी हो, मोहम्मद मदनी हो, जो भी हो, वो लोग अपने बलबूते से कभी एक ये नहीं बना सकते। मुसलमानों को जो भी एक उपलब्धि, स्पेशल कानून, जो भी एक वक्फ बोर्ड आपने सुना होगा, उनके एक बहुत बड़ा एक हिस्सा ताजमहल भी उनके अंतर्गत ही आता है, वक्फ बोर्ड में आता है। तो अगर देखा जाए तो मुसलमानों के हज भी उन्होंने एक स्पेशल प्रावधान दिया, माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया। माइनॉरिटी कमीशन अगर देखा जाए तो जैन को माइनॉरिटी कमीशन मुसलमानों ने थोड़ी बनाया। नहीं, माइनॉरिटी कमीशन कांग्रेसियों ने बनाया। हाँ बनाया, किंतु नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर जो भी होते हैं माइनॉरिटी कमीशन ज्यादातर मुसलमान होते हैं। हाँ, तो मुसलमान ही क्यों होते हैं? हाँ, मैं उसी के अंतर्गत ही जा रहा हूँ। वो कांग्रेसी सब उनको इसलिए बनाते हैं ताकि मुसलमानों का वोट मिले, उनकी संख्या ज्यादा है। और माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी तो डिफाइंड ही नहीं है कि माइनॉरिटी कितना परसेंट होगा तो माइनॉरिटी कहेंगे। सेकंड मेजोरिटी को आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, और जो 1%, 1.5%, 2% है, दशमलव में है, उनको माइनॉरिटी नहीं करें। वास्तविक माइनॉरिटी तो वही सब लोग हैं, जैसे पारसी हैं, जैन हैं, हाँ वे सब माइनॉरिटी है ना, सिख है, क्रिश्चियन है। एक और उपलब्धि उनको ये मिला कि मैरिज एक्ट। और माइनॉरिटी को क्यों मिलेगा स्पेशल राइट? सवाल यहाँ पर ये उठता है, उसको क्यों स्पेशल राइट दिया जाए किसी भी माइनॉरिटी को? स्पेशल राइट वाला जो सिस्टम है ना यहाँ पर, इसी ने तो सारा सर्वनाश किया है। अरे भारत का संविधान जो सबके लिए बराबर होगा तो अपना आराम से सब लोग जिएंगे। जो जिस कानून के तहत जो है किसी को भी सुरक्षा मिल रही है तो तुमको भी मिलेगी। लेकिन सब चीज स्पेशल दे करके सिर्फ जो है उनको खुश करके अपना वोट लेने का सारा सिस्टम कांग्रेसियों ने डिजाइन किया है, शुरू से ही डिजाइन किया है। क्योंकि मैंने कहा देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम नेतृत्व खत्म हो गया वहाँ पे। कभी वे एक चीफ मिनिस्टर बना नहीं सकते मुसलमान एक मेजॉरिटी पार्टी बना के, उस तरीके से जैसे वो पाकिस्तान में बनाते हैं या बांग्लादेश में बनाते हैं, उस तरीके से एक नेतृत्व लीडरशिप नेतृत्व नहीं खत्म हो गया। नहीं, नेतृत्व तो उनका खत्म नहीं हुआ भाई। उनकी संख्या जितनी रहेगी, जितनी संख्या रहेगी, जितना बल रहेगा उतना ही ना उछलेंगे। तो उनकी संख्या कम है। जहाँ वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं बने सब, फारूक अब्दुल्ला वगैरह नहीं बने मुख्यमंत्री। जहाँ पर संख्या थी वहां पर अपना बने, और जहाँ संख्या हो जाएगी वहां फिर बन जाएंगे। तो इसलिए संख्या बढ़ाने में लगे हैं। नहीं, वो तो एक जब हुआ कि वो अलग एक हो जाएगा कि जो एक ठीक है, वो अलग विषय हो जाएगा। मैं दूसरे एक कहना चाहूंगा कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट भी मिला।
जैसे 3 तलाक, उनको 4 शादी करने के लिए एक प्रावधान भी मिला है उनको, देखा देखा जाए तो मिला नहीं है, उन्होंने लिया है। उन्होंने लिया है, कांग्रेसियों ने दिया है, मिला थोड़ी, आकाश से थोड़ी टपका है। नहीं, वो सही है। मैं उसी के अंतर्गत ही जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री से आता है ना। अगर मुसलमान तो हमारे देश में कम हो सकते हैं, किंतु अगर टोटली एक देखा जाए तो उनके एक 1 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड हिसाब से देखा जाए तो। एक मुसलमान उम्मा भी है ना, एक जो भी एक गैर मुसलमान है उनको विरोध करने के लिए सारे मुसलमान कंट्री का एक यूनिटी दबाव भी डालते हैं अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक उनके वर्चस्व बाहर रहा है, गल्फ कंट्री जो भी हो। और एक और हमारे समस्या ये भी है कि बहुत सारे भारतीय हिंदू जो भी हैं, उन लोगों ने ऐसा बना रखा है अपना कॉपरेशन करने के लिए। हाँ, इस्लामिक काउंसिल भी है अगर देखा हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो काउंसिल बना रखा है उन लोगों ने। तो यही सोचिए, ईसाइयों ने तो नहीं बनाया है, अन्य किसी ने भी नहीं बनाया है, बौद्धों ने भी नहीं बनाया है, इन लोगों ने बना रखा है। क्योंकि इन लोगों को शुरू से यही ट्रेनिंग दी गई है कि पूरा एकजुट होकर के हमला करते रहो। मैं उसी के अंतर्गत ही जा रहा था। वो तो मैंने ये सब कह दिया क्योंकि जब मुस्लिम नेतृत्व ही खत्म हो गया तो लेफ्ट लिबरल ने नहीं, नेतृत्व खत्म नहीं हो गया। नहीं, इस बात को आप ठीक से समझिए। नेतृत्व तो मुसलमान का खत्म नहीं हुआ, नेतृत्व उनका बना रहा छोटे छोटे स्तर पर, जहाँ थे जिस पार्टी छोटे थे वो बना रहा। भाई जितनी पॉपुलेशन है उतनी के आधार पर नेतृत्व रहेगा। वो नेहरू के एक कजिन थे ना, वो जो एक पहले कश्मीर के प्रधान मंत्री बने थे, उसका नाम क्या है बोल रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला। हाँ, शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला का टाइम पे आपने देखा होगा कि हिंदू पॉपुलेशन था अगर देखा जाए तो उनको भगा दिया गया कश्मीरी पंडितों को। तो इसीलिए वो मेजोरिटी बना, बाद में बना। पहले तो वो ऐसा नहीं था, एक डेमोग्राफी तो नहीं था, डेमोग्राफी चेंज किया गया अगर देखा जाए तो। हाँ, तो डेमोग्राफी चेंज तो शुरू से ही करता है। क्या पहले क्या अरब में खाली मुसलमान थे क्या? अरब में भी तो डेमोग्राफी चेंज किया गया, वहाँ मुस्लिम की संख्या ज्यादा हो गई। तो उसी तरह से इराक में, ईरान में, कहाँ ये सब थे? ये हर जगह डेमोग्राफी तो चेंज कर करके बने हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हाँ बने, चाहे हर जगह इन लोगों ने डेमोग्राफी बदली है, शुरू से थोड़ी ना है। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। जो आपने फारूक अब्दुल्ला वगैरह बनाए कहने की कोशिश की, उस टाइम पे तो भाई हिंदू 30% या 20% के नीचे आ गए अगर देखा जाए तो, क्योंकि पलायन भी हुआ। वो हमारे कश्मीरी पंडितों ने रेफ्यूजी बन गए हमारे देश में अगर देखा जाए तो एक अलग विषय है। तो इस तरीके से लॉ में हमारे एक उद्देश्य है, लॉ के अंतर्गत तो जो भी एक स्पेशल कानून बना है तो वे एक नेचुरल जस्टिस के अंदर एक बाधा डाल रही है अगर देखा जाए तो, हमारे एक करप्शन के अंदर हो या जो भी अंदर हो। क्योंकि हवाला के जो भी एक ऑपरेटर बने हैं वे सब एक मुसलमान, जो भी एक डॉन है वहाँ पे ज्यादातर मुसलमान वहाँ पे अंडरवर्ल्ड में देखा गया है कि बहुत बड़े नाम हैं उनके। नाम तो लेना नहीं चाहिए, जो भी है आपको पता होगा जो भी व्यक्ति है अगर देखा जाए तो उसके बाद आपने घटनावली को देखा होगा कि मुंबई में ब्लास्ट भी हुआ। हाँ, दाऊद इब्राहिम के समय, दाऊद इब्राहिम। हाँ, तो इसका एक कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मुसलमानों को आप रेगुलर नौकरी नहीं रख सकते, क्योंकि भाई वो नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो किसी के अंडर काम करने के लिए एक पेशेंस भी होना चाहिए ना अगर देखा जाए तो। ये हर समय जो है छाल कपट प्रपंच, इनको हर तरह का धोखेबाजी, हाँ, ठग विद्या,
हर चीज में इनको छूट दी गई है इनके धर्म के हिसाब से। हाँ, तो मैं ज्यादा वो तो एक अपना अपना कब्जा करके अपना बनना चाहते हैं हर तरीके से। अपने बाप को ही नहीं छोड़ा गया है इनके द्वारा। मैं ज्यादा उतना नहीं ये नहीं कहूंगा, वो भी एक नहीं, विक्टिम है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ना, आप देख लीजिए पूरा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्यों मैं बिल्कुल। ये बात कर रहा हूँ कि वो खुद ही विक्टिम है, उसके फंसे हुए हैं ज्यादातर अच्छे मुसलमान अगर है भी, तो उनके कम्युनिटी के बाहर नहीं आ सकते। ऐसे पॉजिटिव रोल मॉडल बन के शाहरुख खान हम कह सकते हैं कि, तो वो कभी ये नहीं बना एक इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक रोल मॉडल बन के वो परिवर्तन लाने की कभी कोशिश नहीं की। अगर उस तरीके से एक आइकॉन ढूंढने की कोशिश करे तो मैं उस तरीके से इस्लामिक रोल मॉडल सिर्फ एक ही है और वो है मोहम्मद। उसके अलावा कोई इस्लामिक रोल मॉडल नहीं हो सकता है, जान लीजिए पहली बात आप। उनके यहाँ कोई भी मॉडल जो है मना है, एक ही मॉडल है और वो है मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब जो है वही इनके मॉडल हैं, और मोहम्मद साहब जैसे जिए जो किए वैसे ही ये करना चाहते हैं, वैसे ही ये होना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रोल मॉडल नहीं बन सकता है। शाहरुख खान अब्दुल मतलब कलाम क्या होता है? मैं अब्दुल कलाम की भी एक उदाहरण देके आपको वो पॉजिटिव रोल मॉडल जो भी एक बनने की कोशिश पॉजिटिव आपके हिसाब से ना अब्दुल कलाम पॉजिटिव मॉडल है, उनके हिसाब से नहीं है। उनके हिसाब से मोहम्मद साहब ही पॉजिटिव हैं, सब मोहम्मद साहब ही मॉडल है। ठीक है, मैं बाकी के जो भी बचे हैं उसके बाद में ऐड करूंगा, क्योंकि ज्यादा एक विषयांतर हो जाएगा। आप